तो पहली बाधा तो काफी सरल थी, लेकिन ये घूमने वाला दरवाजा कैसे काम करता है ये समझना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। वाह, ओके, तो तुम ये खेल ऐसे खेलना चाहती हो। और ये था वो पहला संकेत जिसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसकी क्षमताओं को कम आंका। और मुझे कुछ ऐसा ही लगा था जब गिलहरियों ने मेरे अस्थिरता के पूल के ऊपर से कूदकर उसे मात दी थी। और मुझे समझ जाना चाहिए था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप इस वीडियो में एक ऑक्टोपस को जहाज से भागते हुए देख सकते हैं, जब तक एक छेद उनकी चोंच से बड़ा है, जो उनके शरीर का एकमात्र कठोर हिस्सा है, तब तक वो अंततः उसके माध्यम से निकल सकते हैं। इनफैक्ट इस क्लिप को पीछे करने पर आप सशिमी की चोंच या मुंह को यहाँ देख सकते हैं। और ये हिस्सा जो एक बड़ी नाक की तरह दिख रहा है, वो असल में उनका मुख्य शरीर है, जहां उनके सभी महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे उनका मस्तिष्क, पेट, गलफड़े, गुर्दे, इंक की थैली, साइफन और उनके 3 दिल। ऑक्टोपाई के बारे में 2 और कूल फैक्ट्स ये हैं कि उनका खून नीला होता है क्योंकि वो कॉपर बेस्ड है, क्योंकि ये ठंडे कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में ज्यादा कुशल होता है। और अगर वो एक अपना टेंटिकल खो दे तो वो इसे पूरी तरह से पुनः विकसित कर सकते हैं। अगला पड़ाव था इस बक्से को धक्का देना। एक बार फिर वो यहाँ तक पहुंची और आगे कोई रास्ता ना दिखाने पर थोड़ी ठंडी सी पड़ गई, लेकिन यहीं पर उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा काम आती है, क्योंकि वो अपने टेंटिकल से सतह को न सिर्फ महसूस करती है बल्कि उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए उन्हें लगातार खींचती और धक्का भी देती है। और देखते ही देखते वो ये समझ गई कि इस दीवार का ये लाल हिस्सा किसी चीज से जुड़ा नहीं है। जिसके बाद वॉल ड्रॉप तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। और मैं जानता था कि ये इसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पहले तो यहाँ कोई गैप नहीं है जिसमें से वो निकल सके, और दूसरा कारण ये है कि यहाँ दीवारों को धक्का देने या खींचने से कोई हल नहीं निकलेगा। और काफी समय तक ये जानने के लिए व्यर्थ संघर्ष करने के बाद कि उसे क्या करना चाहिए, अंततः वो निराश होकर रुक गई और वहीं बैठ गई। जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी एकत्र की गई जानकारी को प्रोसेस कर रही हो। और यही वो पल था जब मुझे यकीन हो गया कि मैं हारने वाला हूँ, क्योंकि मुझ पर फ्लेक्स करते हुए मेरे साथ आंखें मिलाते मिलाते उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और बार को ट्विस्ट किया, जिससे बॉल्स नीचे गिर गई, जिससे उसे उन्हें हटाकर आगे बढ़ने की अनुमति मिली। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही वक्त है आपको ये बताने का कि ऑक्टोपस के बारे में मेरा सबसे पसंदीदा फैक्ट ये है कि वो वास्तव में इस ग्रह पर इंटेलिजेंट एलियन जीव की तरह है। और ये रहा मेरे कहने का मतलब, ये जीवन के वृक्ष का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। इस प्रकार के चित्र आपको ये दिखाते हैं कि सभी जीव एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और कौन सा जीव कैसे विकसित हुआ है। हमें ये कैसे पता? सच्चे वैज्ञानिक जासूस बनकर सुरागों की तलाश करके। उदाहरण के लिए कुछ 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने देखा कि हम मनुष्यों की गर्दन में 7 वर्टिब्रे होती हैं, लेकिन जिराफ में भी ऐसा ही था। लेकिन एक सेकंड रुको, व्हेल्स, चूहे, हाथी, शेर, घोड़े और चमगादड़ों की गर्दन में भी ऐसी ही होती है। तो ये एक संकेत है कि इन सभी के पूर्वज एक ही हैं और उस समूह का नाम है मैमल्स। और सिर्फ गर्दन की हड्डियां ही नहीं, देखिए क्या होता है जब आप इंसान की बाह की हड्डियों की तुलना चमगादड़, मुर्गी, कछुए या डॉल्फिन से करते हैं। विश्वास नहीं होता कि छोटे छोटे लाभकारी उत्परिवर्तन और लाखों पीढ़ियां ऐसा कुछ कर सकती हैं। पिछले 40 वर्षों में जीनोम सीक्वेंसिंग पर हो रहे विकास की वजह से अब हम विभिन्न प्रजातियों के डीएनए की तुलना कर सकते हैं और किताब के पीछे अपने जवाबों को चेक भी कर सकते हैं। इन तकनीकों का उपयोग करके यदि आप ये जानना चाहते हैं कि जीवन के वृक्ष में ऑक्टोपाई से हमारी वंशावली कहाँ टूटी, तो आपको 5 लाख साल पहले एक साधारण प्लेटफॉर्म को देखना होगा। लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो हम जिन्हें बुद्धिमान जानवर मानते हैं वो सभी यहाँ जीवन के पेड़ के इस तरफ मौजूद हैं, जिनमें डॉल्फिन्स, डॉग्स, पिग्स, घोड़े, इंसान और तो और पक्षी, डायनासोर्स और मछलियां भी शामिल हैं। और उनकी बुद्धि और सोचने का तरीका भी सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, उन बाहों की हड्डियों की तरह जो मैंने दिखाई थी। लेकिन ऑक्टोपाई ने किसी दूसरे ग्रह से आए एलियन की तरह यहाँ के बाकी जानवरों की तुलना में अपनी बुद्धि स्वतंत्र रूप से विकसित की है। और यही कारण है कि वो हमसे इतनी ज्यादा अलग हैं। उदाहरण के लिए उनके पास बिल्ली से 2 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन इस तरफ के सभी जानवरों से विपरीत जिनके न्यूरॉन्स मस्तिष्क में केंद्रित हैं, ऑक्टोपाई के न्यूरॉन्स का केवल 1/3 हिस्सा उनके मस्तिष्क में होता है और बाकी उनकी बाहों में। यानी वो न केवल सूंघ और टेस्ट कर सकते हैं, बल्कि वो अपने टेंटिकल से स्वतंत्र रूप से सोच और कार्य भी कर सकते हैं। मतलब अगर उनका टेंटिकल अलग भी हो जाए तो भी वो लाइट को सेंस करके अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकता है। ये ऐसा होगा मानो आप अपनी आंखें बंद करके किसी दीवार को छुए और आपका हाथ अपने आप उस दीवार का रंग ले ले। एक बड़े सेंट्रल ब्रेन के साथ 8 स्वतंत्र छोटे छोटे ब्रेन्स का होना हमारे लिए एलियन इंटेलिजेंस को समझ पाने के बाहर है। वहाँ भूल भुलैया में सशिमी इमरजेंसी बटन तक पहुँच चुकी है, यानी उसने आधा रास्ता पार कर लिया है। और हर बार की तरह उसने जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने टेंटिकल्स को आगे भेजा। और जैसे ही वो उस लाल दरवाजे को छूती है, उसे मेरी ट्रिक का पता लग जाता है और वो तुरंत लाल बटन को दबाकर बॉल को नीचे गिरा देती है, जिसके बाद गेट खुलता है और वो मेरे मनपसंद पड़ाव की ओर बढ़ती है, जिसका नाम है जेलबिन मछली। और मुझे ये देखकर राहत मिली कि मैंने उसे एक बार फिर धीमा कर दिया, क्योंकि काफी खोजपूर्ण प्रयासों के बाद उसे एहसास हुआ कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता ऊपर की तरफ से है। तो थोड़ी ट्रेनिंग करने के बाद वो पूरे जोश के साथ ऊपर चढ़ी और फिर धीरे धीरे नीचे उतरी। और ये ऑक्टोपस की एक और महाशक्ति को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो पानी से बाहर 1 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक ऑक्टोपस केकड़े को खा रहा है। ये एक और कारण है कि वो ज्वार तालाबों और उसके आसपास इतने सफल शिकारी हैं। और अब जब वो आखिरी पड़ाव के करीब पहुंच रही है, मैंने सोचा कि उसे मजूसा के साथ थोड़ा सा नाश्ता मिलना चाहिए। और जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, उसने श्रिम्प को दीवार पर देखते ही
उसे अपनी चोंच से खाना शुरू कर दिया। और क्योंकि वो उसकी सभी टांगों के बीचों बीच है, हमें फैटगस के लिए कुछ अलग अलग हेयर स्टाइल्स मिलते हैं। जैसे शुरुआत में उसे लंबी सुनहरी जुल्फों वाला हेयर स्टाइल मिला, जो बाद में छोटे और काले साइड कट में बदल गया। और वो अपने रंग रूप को इतने बड़े पैमाने पर इतनी आसानी से इसीलिए बदल पाते हैं क्योंकि हर ऑक्टोपाई के पास ये 4 ट्रैक्स होती हैं। सबसे पहले उनकी त्वचा क्रोमैटोफोर्स नामक छोटी थैलियों से ढकी होती है, जो काले, लाल या पीले पिगमेंट से भरी होती है। और फिर वो उन 3 रंगों से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अपनी मांसपेशियों को गुब्बारे की तरह फुलाते हैं। और फिर उसके नीचे एक और परत होती है जिसे इरिडोफोर्स कहा जाता है, जो लाइट की विशिष्ट वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे उन्हें मोर या बीटल्स जैसे इरिडिसेंट नीले रंग मिलते हैं। फिर एक और परत है जो एम्बिएंट लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसे लूसीफोर्स कहा जाता है। इन सब के अलावा वो अपनी त्वचा की बनावट को बदलने, लकीरें और उभार बनाने के लिए पैपिले नामक मांसपेशीय संरचना का भी उपयोग कर सकते हैं। और क्योंकि वो इनमें से कोई भी चीज 200 मिलीसेकंड्स के अंदर बदल सकते हैं, जो कि पलक झपकने से भी ज्यादा तेज है, ये कौशल उन्हें जानवरों के साम्राज्य में भेष बदलने का सच्चा मास्टर बनाता है। अब वो भूल भुलैया की ओर बढ़ रही थी और आप देख सकते हैं कि उसने सबसे बड़ा वाला छेद चुना, यानी उसे भूल भुलैया में ज्यादा दूरी तय करनी होगी। और मुझे ये देखकर बहुत मजा आया क्योंकि यही तो हमारी सशिमी की खासियत है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो काफी देर तक इस भूल भुलैया में भटक रही थी और लगभग हर गलत मोड़ लेने को तैयार थी। लेकिन फिर वो बोर हो गई और एक शॉर्टकट लेकर सीधे फिनिश लाइन तक पहुंची। और हालांकि मैं उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता था, मैंने उसकी इस इकलौती भूल को माफ कर दिया। जिसके बाद वो पहुंची सुनहरी तिजोरी तक। सारे ऑब्स्टिकल्स पर 1 महीने तक ट्रेनिंग करने के बाद उसने आखिरकार कर दिखाया और अपनी पूरी ताकत के साथ उसने इसकी जोड़ी के दरवाजे को एक ही झटके में उखाड़ दिया। और फिर उसने तुरंत श्रिम्प्स के अब तक देखे गए सबसे बड़े भंडार में कड़ी मेहनत से हासिल की गई जीत के मीठे स्वादिष्ट स्वाद का लुत्फ उठाया। और उसे ये लुत्फ उठाने देने के बाद अब समय आ गया था कि मैं अपना वादा पूरा करूं और उसे वो फाइंडिंग नीमो वाली हैप्पी एंडिंग दूं जिसकी वो हकदार है, जिसके लिए मैं उसे 8 घंटे गाड़ी चलाकर वहां ले गया जहां वो पली बढ़ी थी। उसके मेरे बनाए ऑब्स्टिकल कोर्स को याद रखना और उसे हल करने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि वो निश्चित रूप से ये पता लगा सकती है कि खुले समुद्र में अपने भोजन के लिए शिकार कैसे किया जाता है। और ये एक दुख भरा क्षण था क्योंकि एक ऑक्टोपस फैक्ट है जिस बारे में मैंने अब तक नहीं बताया, वो ये कि इनका पूरा जीवन काल लगभग 1.5 वर्ष ही होता है। और अपने अंडे देने के बाद अंतिम कार्य के रूप में एक मादा लगातार उनकी निगरानी करती है और उनकी इस हद तक रक्षा करती है कि वो अपना खाना पीना छोड़कर मर जाती है। जिसका मतलब था कि ज्वार के तालाबों में ठीक अपनी माँ की ही तरह जल्द ही सशिमी जीवन के उस बदलते पेड़ को एक और पीढ़ी से आगे बढ़ाएंगी। और हो सकता है कि वो सुपर इंटेलिजेंट पजल सॉल्विंग संतानों को जन्म दे।